हेलो बच्चों, आज हम लोग आईसीएससी के चैप्टर जो 3 है एंगल्स एंड आर्क लेंथ उसे आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से डिस्क्राइब है कि ट्रिगॉन से, उसका मतलब ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल में क्या होता है कि बेस होता है, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, उन सब के जो रेशियो होते हैं उससे हम लोग एंगल में रिलेट करते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो खैर अभी टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम लोग एंगल्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंगल की बात कर लेते हैं। तो एंगल के लिए क्या है कि आप एक बेस लाइन बनाते हो, ये होगी बेस लाइन। अब इसी बेस लाइन को आप, जैसे पेन है तो पेन को आप रोटेट करो, इसी बेस लाइन को ऐसे रोटेट कर दिया आपने, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। तो जो ये बेस लाइन हो गया, यानी कि जो लाइन आपने स्टार्ट किया था उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड, और ये जो आपका जो फाइनली यहाँ पर पोजीशन मूव हो गया है इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। टर्मिनल मतलब क्या होता है, एक तरह से एग्जिट भी होता है, इनिशियल यानी कि शुरुआत का। ठीक, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, ये जो थीटा है यही है एंगल, मतलब इन दोनों के बीच की जो होता है। ठीक, तो ये तो हो गया एंगल। तो अब साइन कन्वेंशन है एंगल के। यदि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक घूमता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हम लोग अपने मतलब कि इसको इनिशियल से टर्मिनल के तब जाते हैं, तो जो थीटा होता है उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। लेकिन जब ये क्लॉकवाइज मूव करता है तो हम लोग थीटा को निगेटिव डायरेक्शन में हम लोग एज्यूम करते हैं। ये कन्वेंशन है, ये आप लोग को एज्यूम इसी तरह करना होगा। आप चाहे तो निगेटिव कर लो और पॉजिटिव को उल्टा कर लो, लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर जगह एक स्टैंडर्ड है कि पॉजिटिव इधर साइड से रहेगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक, अब इसके बाद है क्वाड्रेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सब अभी 10th का पार्ट है। 11th में आने के बाद अभी थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट होता है कि आपको वो चीज़ रिलेट कर सको। तो उसमें ये एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या है, ये एक्स डैश, ये वाई है तो ये वाई डैश। आप लोगों को तो ये पता होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, क्वाड्रेंट तो आप लोगों को पता होगा। अब हम इसका वो एंगल भी बता देता हूँ कि जो एक्स एक्सिस होता है वहाँ से 0 डिग्री होता है, और एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक, तो ये 90 डिग्री हो जाता है। 90 यहाँ लिखने का मतलब ये एक्स 0 नहीं है, ये जो लाइन है इस लाइन से ये तो इनिशियल लाइन यही है, हम लोग यहीं से एज्यूम करते हैं। टर्मिनल लाइन भी इसी पर है, तो उसके बीच में कितना एंगल बना, 0। इनिशियल लाइन ये है, अब टर्मिनल लाइन वाई एक्सिस बन गया, तो इन दोनों के बीच में का एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। फिर जब टर्मिनल लाइन एक्स एक्स पर होता है तो 180 डिग्री हो जाता है। अब जब ये वाई पे आ जाता है तो 270 डिग्री हो जाता है। और फिर वापस जब ये एक्स डैश पे आता है, जब ये पूरा राउंड लगा चुका रहता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंगल हो जाता है 360। अब मैं 180 270 लिख कहाँ से रहा हूँ, 90 में फिर आप 90 जोड़ दो, क्योंकि इन दोनों के भी ये एंगल का वो है राइट एंगल, यानी 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है, आप सम करते रहो तो ये आ जाएगा। तो एक्स एक्सिस को 0 डिग्री भी कहा गया, 360 भी कहा गया, तो बात सेम है। ठीक है, लेकिन इसमें छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इनिशियल लाइन पे मतलब एक्स एक्सिस पे इनिशियल लाइन है, और टर्मिनल लाइन भी यहीं पर है, टर्मिनल साइड भी जो है तो ये यहीं पर है, ये मूव नहीं हुआ तो 0 डिग्री है। लेकिन एक राउंड कंप्लीट होने के बाद जब वो आ रहा है तब हम लोग उसको 360 डिग्री करेंगे। क्वेश्चन में आएगा 0 डिग्री भी और 360 डिग्री भी, तो दोनों सेम ही एंगल है। ये दोनों क्वाड्रेंट के हिसाब से दोनों एंगल जो है वो सेम ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि जो 360 डिग्री वाली लाइन है वो क्या होगा, टर्मिनल साइड एक पूरा एंटी क्लॉकवाइज राउंड घूमकर उसके बाद एक्स एक्सिस पे आया है। ठीक,
उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नोटेशंस। ये जो थीटा है, आप तो मोस्ट कॉमनली देखे होगे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो हर जगह थीटा थीटा लिखा होगा। इसको हम लोग बहुत सारे साइन से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग बीटा ले लेते हैं। बीटा में ये देखिए, बी में छोटा सा ये डंडी बड़ी होती है, ये गामा होता है, और फाई भी होता है। ऐसे कर दो, ये फाई आप सेट में पढ़े होगे, ठीक। डेल्टा होता है, लैम्डा भी होता है, इसी तरह बहुत सारे होते हैं। एक नोटेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है ओमेगा। ये आपको याद कर लेना है। कितने बच्चे इसको डब्लू बना देते हैं, तो ये डब्लू नहीं बनाना है आपको। सी बनाइए, फिर ये वापस लाइए, ये ओमेगा है। आपको नोटेशन ध्यान से रखना है। आप नोटेशन अगर गलत बनाओगे तो आपके मार्क्स भी कट हो सकते हैं, ठीक। ये सब तो हो गए रिप्रेजेंटेशन की, आप एंगल को दिखा सकते हो। ये ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा आईएससी बोर्ड में। ये 9th चैप्टर में है, 9th चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा ये। तो खैर ये अभी टॉपिक का डिस्कशन नहीं है, अभी तो हम लोग एंगल एंड आर्क लेंथ पढ़ रहे हैं। आपको ये समझ में आ गया क्वाड्रेंट क्या है। अब क्वाड्रेंट, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है। अब जल्दी से कमेंट करके बताओ और वीडियो को पॉज कर दो। मैं इसका आंसर बता रहा हूँ कि 240 है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे 0 से 90। ये तो उससे बड़ा है। उसके आगे अब 180, 90 से लेके 180 के बीच में ये लाई कर रहा है, नहीं, 180 से भी बड़ा है, 180 से बड़ा है। 180 और 270, 180 से तो बड़ा है, लेकिन 270 से क्या है, छोटा है। तो ये छोटा है, तो यानी कि ये किस एंगल में आ गया, थर्ड वाले में। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये एंगल बना वो कितना बन गया, 240। ये मैंने मतलब कि कंपास से नहीं बनाया, इसी तरह बनाया, तो ये कहीं भी हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, ठीक। उसके बाद ये तो हो गया। अब मैं एक दूसरा डायग्राम बना देता हूँ आप लोग के लिए। फिर से क्वाड्रेंट हम लोग बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। एक्स मैंने देता है 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360। आपको अगर ये याद नहीं होता तो उसके लिए सिंपली इजी फार्मूला है, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36। आप जल्दी से याद कर सकते हो, ठीक। इसके अंदर कौन सा एंगल लाई करेगा, तो इसको लिख लेते हैं 0 से बड़ा। ये एक्स है तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ठीक। इसमें लिख लेते हैं 90 से बड़ा है और 180 से छोटा। इसमें 180 से बड़ा है और 270 से छोटा। इसमें 270 से बड़ा है और 360 से छोटा है, ठीक। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ तो आपने बताया कि 0 और 90 से छोटा रहेगा, तो इसमें है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 0 कहाँ लेंगे, 0 आप एक्स एक्सिस पे लोगे, 90 कहाँ लोगे, वाई एक्सिस पे लोगे, 180 कहाँ लोगे, एक्स डैश, ये एक्स डैश एक्सिस पे, ये वाई डैश एक्सिस है, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब उसके बाद हमने तो अभी क्लॉकवाइज वाला पढ़ा था, एंटी क्लॉकवाइज वाला पढ़ा था कि 240 कहाँ आता है, तो आप लोगों ने बता दिया कि हाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आता है 240 डिग्री, ये एक्स डैश, वाई डैश, ठीक। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि -40 डिग्री कहाँ आएगा। यदि किसी को आता है तो जल्दी से कमेंट में बता दे, मैं अभी रुका हूँ। हो ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कहाँ आता है। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जब माइनस की बात आए तो हम लोग जो थीटा का डायरेक्शन है, मतलब कि रेफरेंस है, वो हम लोग
क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि इनिशियल साइड ये एक्स पे हो गया, ठीक, और हम लोग इधर की तरफ मूव करेंगे। इधर ही क्लॉक घूमती है ना, इधर 6 बजता है, 6, 7, 8, 9 ऐसे घूमता रहता है। तो हम लोग इधर साइड आते हैं तो 40 डिग्री। अब यहाँ पे आपको माइनस भूल जाना है, क्योंकि आप लोगों ने इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो एक समय के लिए आप लोग माइनस को भूल जाओ। माइनस भूल गए आप लोग। अब 40 डिग्री कहाँ आएगा आप बताओ? इसी में आएगा, जाहिर सी बात है। 0 है, इसको 90 ले लो, इसको 180 ले लो, ये 270 ले लो। ये केवल मन में, यदि आपने इसको कॉपी पे लिख दिया कि ये 90 है, 180 है, 270 है, तभी ये आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक। ये जो मैंने लिखा है ये आपको मन बनाना है, क्योंकि मैं तो सोच रहा हूँ, अब मैं नहीं बताऊँगा कॉपी पे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक। आपने ये मन में बना लिया। मैंने बोला था -40, लिख दे रहा हूँ। माइनस के लिए आपने ये काम कर लिया कि उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हो, ठीक। 40 के लिए 0 से 90 के बीच में, जैसे ये वाला है 0 से 90, 90 से 180, ठीक। तो यहाँ आपको पता चल गया। तो बस ये आपको ये करना है -40। और यहाँ आपको लेवलिंग कैसे करनी है, ये 0 ही डिग्री रहेगा। यहाँ आपका हो जाएगा 90 डिग्री, ये 180, ये 270, ठीक। ये जो चीज़ें एंगल है आपको कभी भी बदलना नहीं है। यदि आप बदलते हो तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा। तो आप लोग को एक होमवर्क में एक क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन है रहेगा आप लोग का -280 डिग्री किस क्वाड्रेंट में रहेगा। मैं इसका आंसर आप लोग का चेक करूँगा, जिसका सही रहेगा उसको कंग्रेचुलेसन। तो ये होमवर्क रहेगा -280 डिग्री। देखिए, यदि आप लोग पढ़ते हो और पढ़ने के बाद अगर आप लोग उस दिन आप उसको रिवाइज नहीं करते हो या उसका क्वेश्चन नहीं लगाते हो तो मैथ पढ़ना आपके लिए व्यर्थ है, ठीक। -280 डिग्री होमवर्क हो गया। अब हम लोग आते हैं कि मेजर्स ऑफ एंगल, यानी कि अब एंगल तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि होता क्या है, लेकिन इसमें भी आपका है मेथड्स हैं। 3 मेथड है, 3 तरह के। बेसिकली आईएससी ने 2 डिस्कस किया है, सेक्सागेसिमल या और इंग्लिश सिस्टम, और सेकंड है सेंटीसेमल और फ्रेंच सिस्टम। थर्ड जो है सर्कुलर सिस्टम। आईएससी में 2 है। पहला सेक्सागेसिमल सिस्टम, सेकंड सर्कुलर सिस्टम, और तीसरा जो है वो क्या है आपका है सेंटीसेमल और फ्रेंच। आईएससी बोर्ड में ये और ये है, ये वाला नहीं है, ठीक। तो क्या ये पढ़ना ज़रूरी है? तो मैं कहूँगा हाँ ज़रूरी है, थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप बोर्ड की तैयारी करो, यानी कि अपना 12th पास कर लिया, उसके बाद आपका कुछ तो गोल होगा, आपको जेईई मेंस निकालना होगा, नीट निकालना हो, कुछ भी हो सकता है। नीट तो खैर मैथ के बाद नहीं निकलता है, मैथ के लिए आपको बस जेईई मेंस निकाल सकते हो, वीडियो होता है। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में होता है, उसमें होता है कि आप पहले से पढ़े होंगे डिग्री, जैसे 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री का होता है, 3 डिग्री, ये आपने सुना होगा। 45 डिग्री एंगल बना दो तो हम लोग जल्दी इसे ऐसे बना देते हैं 45 डिग्री, ठीक। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या है, यही है, ये जो आप डिग्री पढ़ते हो यही है। तो इस पॉइंट को यहाँ डिस्कस करने की क्यों जरूरत थी, ये तो आपको पहले से आता है। इसमें भी पार्ट्स होते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये एक डैश लग जाता है तो मिनट होता है, ठीक। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जो मैं नाम बोल रहा हूँ वही उसका नाम है, ये डैश नहीं बोलेगा। ये 1 के ऊपर ऐसे डैश लग गया तो ये हो गया 1 मिनट, ठीक। अगर 2 बार लग जाता है, 60 ऊपर 2 लगा है तो ये हो जाएगा मिनट, ठीक। ये हो गया सेक्सागेसिमल सिस्टम, ये आपको लोगों को पता है, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। सेकंड है सर्कुलर सिस्टम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के ऊपर ये जो आपका टॉपिक है, ये तो एंगल
एंड आर्क लेंथ, ये चैप्टर का नाम है। तो एंगल तो आपने ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लिया है कि बेसिक की होता क्या है, लेकिन आपको आर्क लेंथ के बारे में पढ़ना है। तो इससे इस टॉपिक पढ़ने के बाद आपको आ जाएगा कि आर्क लेंथ होता क्या है चीज़। इसको पढ़ लेते हैं। जैसे ये छोटा सा, इसी तरह ये भी है सेंटीसेगमल और फ्रेंच सिस्टम। तो फ्रेंच में क्या होता है, 1 राइट एंगल इक्वल टू 100 डिग्री, 100, इसमें डिग्री वो नहीं बोलना है, ठीक। 1 ग्रेड में होता है 100 मिनट, ठीक। और 1 मिनट में होता है 100 सेकेंड, ठीक। सेक्सेसिमल सिस्टम में एक चीज़ बताना भूल गया कि 1 राइट एंगल में 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक। उसी तरह यहाँ पर भी है, 1 राइट एंगल में यहाँ पे 100 होता है, 1 ग्रेड में 100, 1 मिनट में MINU मिनट, ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई थी, ठीक है। तो 100 सेकेंड होता है। ये दो चीज़ आपको आसान लगे। सर्कुलर सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट है और मैं इसको बताता हूँ। सर्कुलर सिस्टम के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको 10th का ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए। नहीं भी याद है तो कोई नहीं, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। सर्कुलर सिस्टम साथ साथ आप इस जो ये मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिए। क्यों? क्योंकि यदि आप नोट नहीं करेंगे, आज तो आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन कल के डेट में ये आपको समझ में भी नहीं आएगा है क्या, ठीक। तो सर्कुलर सिस्टम में हो जाएगा, आपको एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल हो गया, ठीक। सर्कुलर सिस्टम में बताता हूँ क्या है कि मैं अभी बता रहा हूँ, अब वो बात अभी नहीं समझ में आएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद आ जाएगी। क्या जी? मैं बोलता हूँ 1 पाई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। याद कर लो, आप याद कर लो, ठीक। क्या आपको ये बात समझ में आया? ये कहाँ से आया? क्वेश्चन मार्क अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी को क्या कहेंगे? रेडियस कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक। रेडियस हो गया ना, ये भी रेडियस है। तो मतलब कि ये दोनों का जो लेंथ है वो बराबर है, क्योंकि सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कहीं से भी लाइन खींचो तो आ जाएगा। जब ये बात ध्यान दीजिए, देखिए आर्क लेंथ ये अब टॉपिक आ रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ध्यान से देखिए। आर्क लेंथ, आर्क यानी कि जब आप कंपास से बनाते हो तो ऐसे आर्क कट करते हो, ऐसे आप 10th में किए हो गए, और फिर इसको पॉइंट को ऐसे मीट कर देते थे तो आपको कुछ ऐसा कुछ डायग्राम मिल जाता था। ये जो कट करते थे ये आर्क था। क्यों आर्क था? क्योंकि ये गोला रहता था, ठीक। यही चीज़ है, वो पूरी तरह से गोला नहीं था, गोला ही है लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हो गया? ये आर्क हो गया। अब इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, अब लेवलिंग कर देते हैं। ये ए है, सेंटर ऑफ सर हम लोग ओ को नोटेशन करते हैं, ये आपको जो मन है वो कर सकते हो, लेकिन मैं ओ कर रहा हूँ। फिर ये बी है और इसको अब मैं ले लेता हूँ पी, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, 1 रेडियन इक्वल टू 1 सी, ये याद करना होगा, ये कुछ नहीं है, ये आपको याद ही करना होगा, क्योंकि 1 सी को 1 रेडियन कहते हैं, ठीक। ये जो चीज़ है मैं इसे बताना चाह रहा हूँ कि 1 पाई सी यानी कि 1 पाई सी में 180 डिग्री कैसे होता है, ये मैं बता रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा? प्रॉपर्टी लगाते हैं, एंगल ए ओ पी अपॉन में एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू, अभी ये बताता हूँ, एंगल ए ओ पी का है क्या है, यहाँ से लेकर ये तक, ये एक एंगल हो गया, ठीक। और ये जो है ए ओ बी एक ही एंगल हो गया, ठीक। ये आपको दिख रहा है, ठीक। 2 एंगल हो गया, इक्वल्स टू एंगल के सामने वाला आर्क, एंगल के सामने वाला आर्क
तो नहीं, आर्क ए पी अपॉन में इस वाले एंगल के सामने वाला आर्क, आर्क ए बी। ठीक, उतना समझ में आया। अब देखिए 1C का मतलब क्या हुआ, ये रेडियन इसका नाम क्यों पड़ा? रेडियन नाम इसलिए पड़ा कि जब रेडियस आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा तो उसको रेडियन कहते हैं, 1 रेडियन कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ आया? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये जो रेडियस है जब ये आर्क के बराबर हो जाता है तो वो 1 रेडियन कहलाता है और उसका नोटेशन होता है 1C। ऐसा नहीं कि 1 को मल्टीप्लाई करते रहो, 1 मल्टीप्लाई करते रहो जबकि C ना आ जाए, C। ठीक, ये C एक नोटेशन है। ठीक, मतलब कि जैसे आप वो कहते हो कि फोर्स का ये क्या है, ये एक नोटेशन है, इससे आप बताते हो। तो 1C का मतलब ये रेडियन को बता रहा है। ठीक, रेडियन क्या होता है? जब रेडियस आर्क लेंथ के इक्वल्स टू होता है तब उसके बीच का जो एंगल सब्सटेंड होता है उसको 1 रेडियन कहते हैं। ठीक, ये ठीक समझ में आया? अभी बता रहा हूँ कितना आ रहा है। ये यही है कि 1 रेडियन में होता है 180 डिग्री। ठीक, 1 पाई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, नहीं 1 पाई रेडियन में होता है 180 डिग्री। ठीक, तो AOB देख लेते हैं। AOB क्या है? AOP ये जो एंगल है ये आप लोगे 1C। क्यों लोगे 1C यानी कि 1 रेडियन क्यों लोगे? क्योंकि रेडियस आर्क लेंथ के बराबर है, यानी कि ये इसके बराबर है तो है ही, एंगल सर्कुलर प्रॉपर्टी है, ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक, तो एक तरह से कर लो ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर है। ये आर्क है तो ये पूरी तरह से तो नहीं है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली है, इक्वल्स टू है। ठीक, क्योंकि हम लोग ने इसको एज्यूम किया है। ठीक, ये 1C हो गया तो AOP को लिख देते हैं 1C अपॉन में एंगल AOB कितना है? AOB 180 डिग्री है अपॉन में आर्क AP कितना है? हमने बोला कि ये रेडियस इस आर्क के बराबर है, यानी कि ये किसके बराबर? रेडियस के बराबर है अपॉन में आर्क AB यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हम लोग इसको एक नए वेरिएबल S नाम से डिनोट करते हैं, S। आपको जो मानना है मान लीजिए, लेकिन आपको ये बताना पड़ता है यस इक्वल टू ये क्या है? आर्क AB। ठीक, यस ले लो, NCERT की बुक पढ़ोगे तो आपको यल मिलेगा, और फिलहाल में तो 2 ही बुक है, तो वेरिएबल चेंज होते रहते हैं लेकिन काम एक ही है। ठीक, ये जो यस है, अब यस निकालेंगे कैसे? यस जो है वो क्या है? हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ यानी कि लंबाई, आर्क लेंथ। ठीक, आर्क लेंथ AB की बात कर रहे हैं। ठीक, ये निकालेंगे कैसे? पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई R। पता है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, ये तो पता होगा, लेकिन जो मैं अभी पूछने जा रहा हूँ वो नहीं पता होगा। सरकमफ्रेंस होता क्या है मैं बता देता हूँ कि जो सर्कल का ये गोला आपने बनाया है ना, ये बाउंड्री जो है ये थ्रेड है। इस थ्रेड को आप खींचकर ऐसे लंबा कर दो। ये जितना बड़ा ये थ्रेड का लेंथ है ना, यही सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल का 2 पाई R है। ये तो हाफ है क्योंकि 180 डिग्री है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आर्क लेंथ कितना हो गया? पाई R। अब हम लोग S की जगह कितना लिख सकते हैं? पाई R, और ये 1C है और ये 180 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करना है? R से R कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 पाई C इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये R से R कट गया है, पाई इधर आ गया है। ठीक, अब आप लोगों को पता चला
कि 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है, जो मैंने ये बोला था। अब आप लोगों को पता चलेगा कैसे है। तो ये रहा इसका प्रूफ। हालांकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन यदि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो, यानी कि कैसे आया, तो आपके जो आने वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके लिए इजी हो जाते हैं। आप इसको अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इसको दोबारा से एक बार वीडियो को, मतलब कि आपको टाइम होगा तब दोबारा से इस वीडियो को देखना, क्योंकि ये जो चीज़ें नई चीज़ें हैं। नई चीज़ों को आप जितनी बार मतलब कि प्रैक्टिस करोगे, उतनी बार जानोगे, तो उतनी बार आपको अलग अलग चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। 1 पाई सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक रिलेशन में आप लोग को बता देता हूँ, वो रिलेशन कहाँ से आया, वो थोड़ा आप लोग को उसमें ज़्यादा है, तो वो कहाँ से आया वो अभी आप लोग के लिए ज़रूरत नहीं है। जैसे ये तो ज़रूरत था, क्योंकि इसी बेस पे आपको क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने इसका प्रूफ बता दिया कि 1 पाई रेडियन में 180 डिग्री होता है। लेकिन अभी जो रिलेशन बताने वाला हूँ वो कंपटीशन में काम आता है। d/90 इक्वल्स टू 2r/पाई इक्वल्स टू g/100। d का मतलब है डिग्री, r का मतलब है रेडियन, g का मतलब है ग्रेड। अभी आपने पढ़ा सेक्सागेसिमल और सेंटीसेमल और सर्कुलर सिस्टम, तो ये उन्हीं तीनों के बीच का रिलेशन है। यदि आपको निकालना है कि एक डिग्री में कितने ग्रेड होते हैं, तो इसको इससे कंपेयर कर लो। d/90 इक्वल्स टू g/100 निकाल लिया। एक डिग्री की बात कर रहे हैं तो d इक्वल्स टू g/100 मल्टीप्लाई 90। 1 डिग्री तो ग्रेड, इसको आप उल्टा कर लो, ग्रेड निकाल लो। ग्रेड इक्वल टू d मल्टीप्लाई 100/90, तो 1 डिग्री कर लो, 1 मल्टीप्लाई 100/90 इक्वल्स टू 9 से करोगे तो 1.11 के समथिंग आएगा। तो ये आ गया, 1 डिग्री में इतना ग्रेड होता है। तो ये इन तीनों के बीच का रिलेशन है। तो आपको बस केवल इतना चीज़ लिखना है। देखिए, जब चैप्टर आप क्वेश्चन कुछ लगाने जाते हैं, उससे पहले यदि आप अपने कॉपी में सबसे फ्रंट पेज पे आप फार्मूला लिख देंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक, या ये काम कीजिए, या तो दूसरा काम है, एक फार्मूला की कॉपी बना लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फार्मूला आने वाले हैं। क्योंकि 1-2 चैप्टर नहीं है इसमें, कम से कम इसमें 28-30 चैप्टर हैं आपके 11 चैप्टर में। ठीक, खैर वो तो अलग बात है। और कुछ 10th का कॉन्सेप्ट है, यदि आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे काम आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको बस याद कर लेना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कितना होता है, किसी को पता है? पता है तो बताओ कमेंट में, नहीं पता तो मैं बताता हूँ। 2n-4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, यानी कि इंटीरियर एंगल जोड़ते हैं तो इतना आता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, यानी कि बाहर वाले एंगल, उसमें कितना होता है, कितना होगा? ये होगा 360 डिग्री। और जब हम लोग इंटीरियर को एक्सटीरियर से प्लस करते हैं तो आता है 180 डिग्री। ये सब कहाँ का कॉन्सेप्ट है अभी अब ये तो चीज़ मैंने लिख दिया, अब मैं समझा रहा हूँ कहाँ से है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी जैसे पॉलीगॉन ले लीजिए, पॉलीगॉन में साइड कितने हैं? 5, तो इसके एंगल कितने हो जाएगा? 2 5 जा 10, 10 में से 4 घटाइए 6, 6 मल्टीप्लाई 90, 96 जा 9 6 जा 54, 540। ये इसके मतलब कि यहाँ 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 सबके एंगल जोड़ने पर ये आ गया। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, यानी कि ये जो होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, हाँ ये है, ये है, ये है, इसका इधर होगा, ये होगा। तो ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सारे एंगल्स को बाहर वाले को आप प्लस करोगे तो 360 आएगा। दूसरा डायग्राम बना देता हूँ पॉलीगॉन का ही। ये इंटीरियर एंगल है और ये है एक्सटीरियर एंगल, इन दोनों का सम करोगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा। ठीक, 3 फार्मूला मैंने बताया और इस चैप्टर में इन्हीं तीनों फार्मूला का यूज होगा।
जो आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। यदि किसी को याद होगा तो ठीक है, किसी को नहीं याद है तो इस फार्मूले को लिख लो आप, ठीक। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब फॉर रेगुलर पॉलीगॉन, अभी तो हमने सम ऑफ बताया ना। रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हम बता रहा हूँ ईच इंटीरियर एंगल। इंटीरियर ईच का मतलब कि प्रत्येक, यानी कि एक की बात हो रही है। ये फार्मूला है, आपको बस याद कर लेना है। ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 360/n, ठीक। ये आप लोगों ने रेगुलर पढ़ लिया, रेगुलर पॉलीगॉन का, कि ईच इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल। अब एक और फार्मूला है जब कन्वर्जन में काम आएगा, जो ये पीछे आप लोगों ने पढ़ा, 1 पाई c = 180 डिग्री। जब आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो यानी 1 रेडियन इक्वल टू होता है 180/पाई। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा। जब आपको रेडियन से करना होगा तो उसके लिए आप क्या करो, उल्टा कर दो, 1 पाई c में 180 डिग्री। तो ये आप पाई c लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली 1 पाई को क्या लिख दोगे, पाई/180 डिग्री। जैसे आपका है 45 डिग्री, 45 डिग्री है, ठीक। अब आप इसको रेडियन में कैसे लिखो, इसके लिए क्या करना है, 45 × पाई/180। अगर डिग्री में है तो रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 9 5 जा 45, 9 से करेंगे 25, 4 जा तो पाई/4, ठीक। 45 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे, पाई/4। ये पाई कुछ और नहीं है, पाई 22/7 ही है, लेकिन इसका नाम अलग है, पाई c लग जाता है तो इसको रेडियन में कहते हैं। ये सिस्टम रेडियन में है, ठीक। 180 डिग्री का देख लेते हैं। 180 डिग्री का भी तो आना चाहिए। 180 × पाई/180 = पाई, ठीक। ये सब तो आसान वाले हैं। एक थोड़ा सा कठिन वाला कर लेते हैं। जैसे हम लोग कर लेते हैं तो 150 डिग्री कर लेते हैं। 150 डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे लिखेंगे। यदि किसी को आता है तो जल्दी से वीडियो को पॉज करे और जल्दी से करके दिखाए। अब मैं करता हूँ, तो आपको क्या करना है, 150 × पाई/180, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 जा 3 5 जा इक्वल्स टू हो गया 5 पाई/6। ये हो गया डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना, ठीक। अब हम लोग उसका उल्टा करते हैं, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ बताया मैंने ये वाला कि 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। इसी करता हूँ पाई/4। अगर ये फार्मूला सही हुआ तो आना तो चाहिए, पाई/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये करेंगे तो 45 डिग्री आना चाहिए, तभी तो हमारा फार्मूला वैलिड रहेगा। करके देखते हैं। पाई/4 को करते हैं, पाई/4 × 180/पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से करोगे 180 को तो आएगा 45 = 45 डिग्री। आगे वैसे ही 180 का देख लेते हैं। 180 के लिए हम लोग को पाई लिखा था ना, पाई = पाई × 180/पाई। पाई से पाई कट गया = 180 डिग्री। ये थर्ड वाला मैं करूँ उसको या आप करके बताओगे। आपको आंसर तो पता है 150 डिग्री है, तो इसे मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे आप करना है, ठीक। ये हो गया। अब हम लोग दूसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उससे मतलब कि 2-3 फार्मूले बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे आर्क और रेडियस के बीच का रिलेशन। आर्क लेंथ, ठीक, और रेडियस के बीच में का रिलेशन, ठीक है।
तो ये वाला तो आपको मैंने अभी जब आपको रेडियन बताया था तभी मैं इसको बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसको दोबारा बताने जा रहा हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा। तो आपको वो वाला भी पार्ट जो होगा फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। ये सर्कल ले लिया मैंने, ये ओ ले लिया, ये इसको मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं इसको हम लोगों ने पहले पी माना था ना, तो पी मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक, 1 रेडियन कैसे, मतलब कि ये आर है तो ये भी आर ही है, और ये भी कितना है, आर ही है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग को पता है कि ए ओ पी कितना है, 1 रेडियन। ठीक, 1 रेडियन है ना, हम लोग को पता है क्योंकि हम लोग डिफिनेशन से पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये जब ये रेडियस आर्क लेंथ के बराबर होता है तो 1 रेडियन होता है। ठीक, ए ओ बी ये एंगल है, ए ओ बी कितना है नहीं मालूम, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, थीटा। ठीक, ये समझ में आ गया। अब आगे ए और पी क्या है, आर है। ए से लेके बी तक क्या है, ये पूरा, इसको हम लोग मान लेंगे कितना माने, एस मान लें। फिर से उस एंगल का प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल लगाते हैं एंगल का। ठीक, एंगल ए ओ बी अपॉन में एंगल ए ओ पी इक्वल टू, ये बड़े वाले एंगल लिए हैं तो बड़ा वाला होगा आर, क्या होगा, आर्क ए बी अपॉन में आर्क ए पी। ए ओ बी कितना है, थीटा है, ए ओ पी कितना है, 1 है, आर्क ए पी कितना है, ए से लेके बी ये अभी माना था एस, और आर्क ए पी कितना है, आर, 1 एस से हो जाएगा एस, थीटा मल्टीप्लाई आर इक्वल टू यस, यस इक्वल्स टू आर थीटा। यस क्या है, आर्क लेंथ, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, ये फार्मूला है एस इक्वल टू आर थीटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी के ऊपर आपका ये यूनिट कर दीजिए, ख़त्म ही है। इसी के ऊपर जितने क्वेश्चन हैं उसमें से आपके 70 to 80% जो क्वेश्चन है आप इसी से सॉल्व कर दोगे। ठीक, ये हो गया। अब एरिया का है, एरिया का आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, दिया है बुक में, ठीक है, तो वो भी इसी तरह सेम इसी पैटर्न पे है। आप चाहो तो होमवर्क में ले लो कि आप उसका प्रूफ करो, क्योंकि देखिए प्रूफिंग लगाने से क्या होगा कि आपके जो क्वेश्चन के जो पैटर्न होंगे, पूछना क्या है उसमें, आधा चीज़ तो यहीं पता चल जाता है। जैसे ये आर्क है, ये रेडियस है, तो आपका ये बात यहीं पता चल गया, और आप जब लगाओगे तो तुरंत बस आपको ये पता करना रहेगा एस क्या है, आर क्या है, तो थीटा निकाल लोगे, थीटा पता है, आर पता है, एस निकाल लोगे। थीटा को आपको ध्यान देना है कि थीटा हमेशा आपका किस में होगा, रेडियन में। ठीक, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। यदि आपका क्वेश्चन डिग्री में देता है तो आपको उसको तुरंत किस में करना है, रेडियन में करना है। एरिया का पता हम फार्मूला लिख देते हैं, अब उसे याद कर लेना। ये एरिया सेक्टर, ये आर है, ये एस है, इन दोनों के बीच में क्या है, थीटा है, यहाँ लिख देता हूँ थीटा। ठीक, तो फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन में आपको आर दिया है और थीटा दिया है तो इससे निकाल लोगे, लेकिन आपको क्वेश्चन में आर दिया है और एस डी क्या है, तब आप आर का एरिया कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। ठीक, तो यस दिया है ना आपको, और आर दिया है, थीटा नहीं दिया है। यस इक्वल टू होता है आर थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हो आप, एस अपन में आर, ये लिख सकते हो 1/2 आर स्क्वायर, थीटा की जगह लिख देंगे एस अपन आर, आर से आर कैंसिल, 1/2 आर एस, आर दिया है, एस दिया है, एरिया निकाल। इसी तरह आप
एस और थीटा में निकाल सकते हो। ठीक, अब ये हो गया। तो यहाँ पे आपका जो थ्योरी पार्ट है वो ख़त्म हो जाता है और अब बचता है न्यूमेरिकल। ठीक, तो जितना भी मैंने थ्योरी बताया, तो उस थ्योरी में जहाँ पे आर्क है, लेंथ है, रेडियस है, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। और हाँ, क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको हमेशा थीटा को रेडियन में लिखना है। ठीक, रेडियन में लिखना है। ठीक, ये बात आपको याद रहेगा। और पाई की वैल्यू अगर कहीं दिया रहता है तो 3.14 लेना, अगर गिवन रहता है, नहीं तो 22/7 लेना, आपका जो मन करे। लेकिन यदि क्वेश्चन में लिखा रहता है कि आपको इतना लिखना है तो आपको यही लिखना होगा। ठीक, हो बच्चों, आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो आप मैंने जहाँ जहाँ होमवर्क दिया आपको उसे करना है। और यदि कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में करके मुझे पूछिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा।